हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो रैंक में। और कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हो। और आज इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एलिमेंट्री कैनाल के जितने भी ऑर्गन्स थे उन सब पे डिटेल्स में डिस्कस होगा। प्रीवियस वीडियो में हमने सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल का ओवरव्यू देखा था और यहाँ पर हम लोग उसका डिस्कस करने वाले हैं डिटेल्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है माउथ। माउथ क्या होता है? देखिए, माउथ का लोकेशन और इसका कार्य हम सभी को पता है। यह भोजन को निगलने और चबाने में सहायता करता है, जो भी टीथ और टंग की सहायता से। ठीक है, हम माउथ को डिफाइन करें बोल सकते हैं, ऊपरी तथा निचले जबड़े को संयुक्त रूप से मिलाने पर अंदर की तरफ बना खाली स्थान मुख गुहिका, बकल कैविटी या फिर माउथ। माउथ को आप बकल कैविटी भी बोल सकते हो, बकल कैविटी कहते हैं बस। और इसमें हम फूड को टीथ की सहायता से, दांत की सहायता से उसको चबाते हैं। हम उसके भी बारे में जान लें। यहाँ पर है टीथ। देखिए, हम सभी जानते हैं कि वयस्क मनुष्य के शरीर में दांतों की संख्या 32 होती है। और हम ये भी जानते हैं जो मनुष्य के जीवन काल में दांत सिर्फ 2 बार ही निकलते हैं, सिर्फ 2 बार ही निकलते हैं, जिसके लिए हम उसे डाइफोडोंट कहते हैं, डाइफोडोंट। ठीक है। और प्रथम बार निकले दांत को टैक्टियल कहते हैं। टैक्टियल यानी कि दूध का दांत, दूध का दांत। इतना समझ में आया? और ये जो होता है ये टैक्टियल होता है, ये अस्थाई होता है। क्या होता है? अस्थाई होता है। प्रथम बार निकला दांत यानी कि जो टैक्टियल होता है ये अस्थाई होता है, यानी कि ये समाप्त हो जाता है। और जो दूसरी बार आता है दांत डाइफोडोंट, वो अस्थाई होता है। डाइफोडोंट यानी कि आप इसे द्विदंती बोलते हो, और इसको दूध का दांत। ठीक है, इतना समझ में आया। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम जान लें, ये जो मनुष्य का दांत होता है ये सभी एक प्रकार का नहीं होता है। कहने का मतलब ये सिर्फ एक समान नहीं होता है, यानी कि ये डिफरेंट टाइप्स में होता है। यानी कि इसकी साइज जो होती है वो सिर्फ एक नहीं होती, अलग अलग होती है, जिसके लिए हम इसे हेट्रोडोंट कहते हैं। हेट्रोडोंट यानी कि विषम दंती। विषम दंती। विषम दंती क्यों कहते हैं? क्योंकि मनुष्य का दांत जो होता है वो सभी एक प्रकार का नहीं होता, इसलिए विषम दंती कहते हैं। रिवीजन कर देता हूँ, डाइफोडोंट क्यों कहते हैं? क्योंकि जीवन काल में सिर्फ दांत 2 बार निकलता है, जिसके लिए डाइटोडोंट कहते हैं। और प्रथम बार निकले दांत को टैक्टियल कहते हैं, दूध का दांत, जो कि अस्थायी होता है। और दूसरी बार निकला दांत अस्थायी होता है। और इसे हेट्रोडोंट क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ये दांत होते हैं सभी एक प्रकार के नहीं होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं, इसलिए इसे हेट्रोडोंट कहते हैं। अब दांत हमने बताया 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं? देखिए, पहला तो होता है इंसीजर, इंसीजर। दूसरा कैनिन। तीसरा प्रीमोलर। चौथा मोलर। ठीक है, हम पहले बता चुका है, ये 1 शॉट रिवीजन वीडियो है, सिर्फ और सिर्फ जो स्टूडेंट्स रिवीजन के लिए उनके लिए है। हम बात करते हैं इंसीजर। हम जानते हैं जब दांतों की संख्या 32 है तो उसमें इंसीजर कितना है, और उस 32 में से कैनिन कितनी है, प्रीमोलर कितना है, मोलर कितना है। अगर हम पहले सिर्फ ऊपरी जबड़े की बात करें तो इंसीजर की संख्या 4 होती है, जो कि सबसे फ्रंट साइज होता है टीथ, वो इंसीजर ही होता है। और ये जो कैनिन होता है वो साइड साइड में एक एक, सिर्फ ऊपरी जबड़े में जो नुकीले दांत होते हैं उन्हें कैनिन कहते हैं, जिसकी संख्या 2 होती है। प्रीमोलर की संख्या भी 4 होती है, ये कैनिन के बाद 2-2 की संख्या में लेफ्ट और राइट साइड आता है। और ये मोलर जो होता है इसकी संख्या 6 होती है, जो भी तीनों साइड, दोनों साइड 3-3 की संख्या में होता है, यानी कि ऊपरी जबड़े में सिर्फ 6 हो गए। आप जोड़ लो इसको, 6 4 10 2 12 4 16 है, यानी कि 16 दांत सिर्फ ऊपरी जबड़े में हुए। अगर आप ऊपरी और निचले जबड़े को दोनों को मिला दो तो आपके 32 दांत हो जाएंगे। दैट्स कंप्लीट। बस इतना ही था, समझ में आया? ये 1 शॉट रिवीजन वीडियो है, थोड़ा स्पीड में चल रहा होगा। अब इसके बाद आपका अगला टॉपिक आता है फेरिंग्स।
उसके बारे में भी जान लेते हैं। क्या है फेरिंग्स? या फिर आप इसे ग्रसनी बोलते हो, ठीक है। चलो देखें फेरिंग्स क्या होता है। ये बकल कैविटी के जस्ट बाद आता है, यानी कि उसके बाद का जो पार्ट्स है वो फेरिंग्स ही है। फेरिंग्स वह स्थान होता है जहां सो भोजन को भोज्य नली और वायु को श्वास नली में भेजा जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक चलनशील उपास्थि होते हैं जिसे हम इपीग्लॉटिस कहते हैं। इपीग्लॉटिस ये क्या करता है? देखिए सपोज दैट ये रहा ओइसोफेगस एंड ये रहा विंड पाइप। इसके बारे में बताएं। ये सामान्य अवस्था में ओइसोफेगस के मुख को ढके रहता है। क्यों ढके रहता है? रीजन है। देखिए आप भोजन हमेशा लेते नहीं, ठीक है, तो आप भोजन में बट आप ब्रीदिंग हमेशा करते हो, लगातार ब्रीदिंग आपकी चलती रहती है, बट आप हमेशा भोजन नहीं लेते, जिसके लिए ये जो होता है ये ओइसोफेगस के मुख को ढके रहता है और विंड पाइप के मुख को खुले रहता है हमेशा। लेकिन जैसे ही आपने भोजन को निगला, ये ओइसोफेगस के मुख को खोल देगा और विंड पाइप के मुख को ढक लेगा। विंड पाइप के मुख को क्यों ढकेगा? क्योंकि वो जो फूड है आपका वो विंड पाइप में भी जा सकता है। अगर वो उसको ना ढके तो वो विंड पाइप में चला जाएगा, फिर हमारे लिए हार्मफुल होगा। इसीलिए इतनी सेफ्टी यहाँ रहती है। जैसे ही आपने भोजन को अंदर लिया, ये ओइसोफेगस खुल जाएगा, विंड पाइप ढक लीजिएगा। ओइसोफेगस में भोजन चला गया, फिर ओइसोफेगस ढक जाएगा और विंड पाइप खुला हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं जब हम भोजन निगलते हैं तो हमारी ब्रीदिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, श्वासोच्छ्वास की क्रिया रुक जाती है, ठीक है। बस इतना ही था फेरिंग्स में। अब इसके बाद आता है ओइसोफेगस। इसके बाद का ऑर्गन है ओइसोफेगस। तीसरा है ओइसोफेगस। आप इसे ग्रास नली बोलते हो, ग्रास नली, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये फेरिंग्स से प्रारंभ होकर फेरिंग्स से स्टार्ट होती है और स्टमक में खुलती है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में इसकी लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। 25 से 30 सेंटीमीटर किसकी? ओइसोफेगस की। और एक इसमें विशेष प्रकार का मूवमेंट होता है जिसे पेरिस्टाल्टिक्स मूवमेंट कहते हैं। पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट। ये मूवमेंट होता क्यों है? इसकी यहाँ पर नीड क्या है? इसका रिक्वायरमेंट क्या है? देखिए सपोज करो आप ऐसे, मैं खड़ा हूँ, कुछ खाता हूँ, वो पेट में चला गया, मान लो जाएगा, खड़ा हूँ, सीधा खड़ा हूँ, वो नीचे की तरफ चला जाएगा। बट अभी आप अगर लेटे हो, वो खाते हो, वो भी चला जाता है। अगर आप कभी मान लो उल्टा लटके हो कहीं, वो भी चला जाएगा पेट में। क्यों? जो अगर आप लेटे हो तब तो उसको यहीं पर कहीं रुक जाना चाहिए ना, और आप अगर उल्टा लटक के कुछ खा रहे हो तो बाहर आ जाना चाहिए ना, लेकिन नहीं आता। बस यही कारण है। पेरिस्टाल्टिक्स मूवमेंट यही करता है। जैसे ही भोजन ओइसोफेगस में पहुंचा, ये भोजन के ऊपर से दाब डालने लगता है, ऊपर से प्रेशर करता है, तो वो फूड होता है जो वो नीचे की तरफ लुढ़कता हुआ स्टमक में पहुंच जाता है। बस इतना ही होता है। ये भोजन जैसे ही ओइसोफेगस भोजन लिया, ओइसोफेगस में भोजन गया, तुरंत वो मूवमेंट ऊपर उसके प्रेशर करेगी और वो नीचे की तरफ लुढ़कता धीरे धीरे पहुंच जाएगा। कहाँ? स्टमक में, ठीक है। इसमें भी बस इतना ही था। वन शॉट रिवीजन वीडियो है, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस होगा, ठीक है। अब इसके बाद है स्टमक। चौथा स्टमक। देखिए स्टमक क्या होता है, आप इसे अमाशय बोलते हो। ये हमारे आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। क्या? स्टमक, जिसकी आकृति उल्टे सी या हंसिए के समान होती है, ठीक है। यूपी वाले तो हंसिए को अच्छी तरह जानते होंगे, यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स। हम बता रहे हैं ये
आहार नल का सबसे चौड़ा भाग होता है और इसकी आकृति उल्टे हंसिए या उल्टे सी के समान होती है। जैसे कुछ ऐसा इसका शेप होता है ना, ये रहा। ये तो मान लो ओइसोफेगस हुआ, ये ओइसोफेगस हुआ जो यहाँ खुल रहा है, ओइसोफेगस। और यहाँ पर ये वाला भाग जो है वो कार्डियक भाग होता है, कार्डियक। एंड इसके बाद फंडस, बॉडी ऑफ स्टमक, बॉडी ऑफ स्टमक। एंड ये लास्ट वाला पार्ट जो होता है ये होता है पाइलोरस, सबसे बड़ा बन गया पाइलोरस। अब देखो यहाँ पर ओइसोफेगस स्टमक का पार्ट नहीं है, वो अलग है। वो तो हमने इसलिए यहाँ रिप्रेजेंट किया क्योंकि यहाँ पर इसका जुड़ा है यहाँ से। अब देखो ये जो 4 पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, कौन कौन से? कार्डियक, फंडस, बॉडी ऑफ स्टमक एंड पाइलोरस। ये जो 4 पार्ट दिख रहे हैं ये स्टमक के पार्ट्स हैं। आप यहाँ जो देख रहे हो कार्डियक भाग जहाँ है, कार्डियक भाग यानी कि यहाँ एक वॉल्व होता है, वॉल्व जिसको हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर वॉल्व। क्या कहते हैं? कार्डियक स्फिंक्टर वॉल्व। वॉल्व करता क्या है? वॉल्व जो होता है वो 1 वे फ्लो अलाउ करता है। वॉल्व करता क्या है? 1 वे फ्लो, यानी कि एक तरफा बहाव को सिर्फ अनुमति देता है, अलाउ करता है। और सेम ऐसे ही वॉल्व यहाँ होता है एक पाइलोरस के पास, जिसे आप पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हो, पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है। अब बात आती है ये वॉल्व्स यहाँ होते क्यों हैं, बताता हूँ। देखिए स्टमक में एक मूवमेंट होता है जिसे आप चर्मिंग मूवमेंट कहते हो। वो जब मूवमेंट होता है ना तो फूड जो होता है ऊपर नीचे मूव करता है। पहले नीचे से प्रेशर करेगा तो ऊपर जाएगा, ऊपर से प्रेशर करेगा तो नीचे जाएगा, मतलब ऐसा अपना वो डाइजेस्ट करता है। उसकी बात यहाँ नहीं हो रही है। ये वॉल्व क्यों है? देखिए जब नीचे से प्रेशर करेगा फूड ऊपर की तरफ जाएगा। अगर ये वॉल्व ना होता तो फूड रिटर्न ओइसोफेगस में चला आता। ओइसोफेगस में आने का मतलब हमारे मुख से बाहर चला आता। और अगर यहाँ से इंटेस्टाइन पर स्टार्ट होता है, अगर ये पाइलोरिक स्फिंक्टर नहीं होता देन अगर ऊपर से फूड को प्रेशर पड़ता वो नीचे की तरफ आता, वो सीधा इंटेस्टाइन में चला जाता। और विदाउट डाइजेस्ट हुए अगर वो इंटेस्टाइन में चला गया, इंटेस्टाइन उसका डाइजेस्ट कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा डाइजेशन फूड का जो होता है वो स्टमक में ही होता है। इसीलिए ये जो यहाँ पर जो कार्डियक स्फिंक्टर होता है ये फूड को ओइसोफेगस से स्टमक में आने देगा, बट स्टमक से ओइसोफेगस में नहीं जाने देगा। ठीक है। और पाइलोरस भी यही करता है, ये स्टमक से फूड को इंटेस्टाइन में जाने देगा। कौन से इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन में ये फूड को स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने देगा, बट स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड को स्टमक में नहीं आने देगा रिटर्न। ये रही इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, बस इतना ही था इसमें। अब हम लोग जानेंगे फंक्शंस ऑफ स्टमक। आप डायग्राम मिटा सकते हो, इसकी जरूरत है नहीं, समझ चुके हैं। 1 शॉर्ट रिवीजन वीडियो है, इतना बहुत है आपके लिए। ठीक है, हम लोग जानते हैं फंक्शंस ऑफ स्टमक। फंक्शंस ऑफ स्टमक, ठीक है। देखिए इसके मतलब कार्य क्या है। जो फूड होता है वो स्टमक में 4 से 5 घंटे रुकता है, यानी कि आपका पहला पॉइंट जो है फूड जो है 4 से 5 घंटे आवर स्टमक में रुकता है। यानी कि आप समझ लो 4 से 5 घंटे तक फूड जो होता है हमारे अमाशय में रहता है, वहाँ पर उसका डाइजेस्ट होता है। ठीक है, इतना। और दूसरा पॉइंट है इसमें HCl का स्राव होता है। HCl सिक्रेट होता है किसमें? वो स्टमक में। अब ये सिक्रेट क्यों होता है इसका भी रीज़न होगा। ये भोजन को गलाने का कार्य करता है, भोजन को गलाने का कार्य करता है। और इसके साथ साथ जो फूड के साथ हार्मफुल बैक्टीरियाज आते हैं उनको
मारने का भी कार्य करता है बैक्टीरियाज को, ठीक है। और इसके बाद इसमें एक मूवमेंट होता है, इसे हम कहते हैं चर्मिंग मूवमेंट, चर्मिंग मूवमेंट, या फिर आप इसे बोलते हो मंथन गति, मंथन गति। ये क्या करता है मंथन गति? अभी हमने बताया ये फूड को, मान लो आप भोजन को ये मथता है। कैसे? फूड को नीचे से प्रेशर करेगा ऊपर जाएगा, ऊपर से प्रेशर करेगा नीचे जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे होता है। और कुछ उसमें HCl भी हेल्प करता है जो उसको गलाता है, उस जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं उनको मारने का भी कार्य करता है। बस इतना ही था। स्टमक कंप्लीट हुआ, स्टमक कंप्लीट हुआ। अब अगला पॉइंट आता है इंटेस्टाइन, जो कि लास्ट ऑर्गन है किसका? एलिमेंट्री कैनाल का। क्या है वो? इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, आप इसे आंत बोलते हो। देखिए इंटेस्टाइन क्या होता है? ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा भाग होता है। चौड़ा तो स्टमक होता है, बट इंटेस्टाइन हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा भाग होता है, और जिसकी लंबाई 7.5 मीटर होती है। 7.5 मीटर किसकी लंबाई होती है? पूरे इंटेस्टाइन की। और हम ये भी जानते हैं इंटेस्टाइन 2 टाइप्स में होते हैं। पहला होता है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इंटेस्टाइन 7.5 मीटर का होता है, यानी कि 7.5 मीटर का होता है, और वो 2 पार्ट्स में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए यद्यपि अगर आंत की कुल लंबाई 7.5 मीटर होती है, जिसमें से स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर होती है, और शेष 1.5 मीटर लंबाई बड़ी आंत की होती है। करी ये तो अजीब बात है। मतलब जो बड़ा है उसकी लंबाई छोटी है, जो छोटा है उसकी लंबाई ज़्यादा है। ये कैसे? देखिए इसको इसके लंबाई के आधार पे नहीं, इसके चौड़ाई के आधार पे बनाया गया है, इसके वर्थ के बेस पर। जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है ये चौड़ा होता है, और जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये एक्चुअली पतला होता है, जिसके लिए इनको ऐसे बड़ा छोटा का नाम दिया गया। इसके लेंथ पर इसका नाम नहीं दिया गया, इसके चौड़ाई पर इनका नाम दिया गया है, ठीक है। अब इनके कुछ पार्ट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। पहले देखें स्मॉल इंटेस्टाइन, ये 3 प्रकार के होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। पहला है डुओडेनम, डुओडेनम, जेजुनम, और तीसरा इलियम। ये क्या है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन के तीनों टाइप्स हैं। और ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन, ये भी 3 टाइप्स में होता है। वो क्या क्या होता है? सीकम, कोलन, और ये होता है रेक्टम, ठीक। सीकम, कोलन, रेक्टम। ये जो कोलन होता है ये भी 4 टाइप्स में होता है। कौन कौन सा? असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, और डिसेंडिंग कोलन। शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहे हैं। खैर हम तो इसको जब लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे वहाँ इसको अच्छे से देखेंगे। ये इतना हुआ। अब हम इससे ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।